हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये फैंग अपनी नींद के बाद कल के किए पर पछतावा करता है, फिर तुरंत वापस अपनी पुरानी हरकतों में आ जाता है। अपने आगे के प्लान के लिए वो फिर से अपने जूनियर ब्रदर वू फैंग को ढूंढ रहा है। वो जैसे एक कीड़ा या कोई पक्षी हो उस तरह उसे झाड़ियों में, पेड़ के ऊपर, घर के कोनों में, घर के ऊपर, यहाँ तक कि मटके के अंदर भी, इन सब जगहों पर जा जाकर पुकार रहा है। सोचता है, हाँ वो कहाँ है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कल जूनियर ब्रदर वू फैंग को बहुत ज्यादा झटका लगा हो और वो यहाँ से भाग गया हो। लेकिन तभी एल्डर बाय पीछे से आते हैं और ये फैंग को पुकार कर पूछते हैं, क्या तुम लैंग वू फैंग को ढूंढ रहे हो। तो वो पीछे मुड़कर सामने पूछता है, एल्डर बाय क्या आपने लैंग वू फैंग को देखा है। एल्डर बाय जवाब देते हैं कि जब पता चला कि लैंग वू फैंग एक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट है तो सैक लीडर सुबह सुबह उसे लेकर पास के शहर में गई है कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने के लिए। फिर वो तलवार बुला के ये फैंग की ओर हाथ करते हैं और कहते हैं, चलो चले, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। ये फैंग झाड़ियों में से बाहर आकर अपने सर में से पत्तियों को साफ करते हुए आंखें बंद करके बड़ी स्माइल देता है और कहता है, तो फिर मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ेगी एल्डर बाय। फिर से वही पक्षियों की चर्प चर्प की आवाज़ आती है और ये फैंग के सर पर घोंसला है जिसमें 2 बच्चे मौजूद हैं। ये फैंग को बैठे बैठे बोरियत होती है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि टाउन इतना दूर होगा। ये दरअसल 5 घंटों की उड़ान जितना दूर है। क्या मुझे एल्डर बाय से उन हर्ब के दूसरे उपयोग के बारे में पूछना चाहिए। ये फैंग फिर अपने सर से घोंसला फेंक देता है और एल्डर बाय को पूछता है, एल्डर बाय क्या आपने बैम्बू स्पिरिट ग्रास, व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में सुना है। तो एल्डर बाय सामने पूछते हैं कि क्या तुमने लैंग वू फैंग से इन सब के बारे में सुना। आगे कहते हैं, इन 3rd ग्रेड स्पिरिट हर्ब में ये 3 सबसे ज्यादा दुर्लभ है अल्केमिस्ट के लिए। बिना किसी शंका के ये सब बहुत कीमती हर्ब है। मुझे ज्यादा और कुछ पता नहीं है तो तुम्हारा लैंग वू फैंग से पूछना ही अच्छा रहेगा। ये फैंग थोड़ी अनजान बनने वाली स्माइल देकर कहता है, तो वो सच में इतने ज्यादा कीमती थे। तभी जूनियर ब्रदर वू फैंग ने कहा था कि मैं कीमती संसाधनों का वेस्ट कर रहा हूँ जब मैंने उनका उपयोग पैर भिगोने के लिए किया था। ये सुनते ही ब्राइट सनलाइट के नीचे एल्डर बाय जोर से अपनी तलवार गाड़ी को ब्रेक मारते हैं और पीछे सर करके पूछते हैं, हाँ तुमने इन रेयर हर्ब का इस्तेमाल अपने पैरों को भिगाने के लिए किया। ये फैंग शरारत से भरी स्माइल देकर हाथ से पिंच का इशारा करके कहता है, एल्डर बाय आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि पर्पल थंडर फ्रूट और बैम्बू स्पिरिट ग्रास को मिलाने से बहुत जहरीला बन जाता है। अगली बार मैं आपके लिए भी थोड़ा सा लाऊंगा। एल्डर बाय के मन में सवाल उठता है, लाएगा। फिर वो स्माइल देकर कहते हैं, ये फैंग अगर फ्यूचर में तुम्हें फिर से ये हर्ब मिले तो कुछ मेरे लिए बचाना मत भूलना। 5 घंटों बाद वे लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और एल्डर बाय ये फैंग को कहते हैं, क्यों न तुम अभी अपने आप से टाउन में घूमो, मुझे कुछ काम खत्म करने की जरूरत है। मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। याद रखना कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। फिर वो जाने के लिए एक पैर ऊंचा करके तैयार रहते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊँगा बाद में। याद रखना कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। एल्डर बाय वहाँ से गायब हो जाते हैं लेकिन जाते जाते भी चिल्लाते रहते हैं, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। थोड़ी देर में एल्डर बाय वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये फैंग वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। वहाँ पर आसपास थोड़ी सी धूल उड़ रही है, हवाएं चल रही है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये अभी क्या था। यह एल्डर बाय के नाक में से खून और मुंह में से पानी निकल रहा है, ये सोचकर कि अब वो अपने भाई को ढूंढ सकते हैं कुछ फ्लावर वाइन के लिए। तो ये फैंग टाउन में घूमना शुरू करता है। गेट पे बोर्ड को देखकर सोचता है, ये शिहाई पवेलियन क्या है। फिर आगे जाकर एक दुकान में देखकर सोचता है, किंगशन लोहार की दुकान, हथियार बनाने की जगह होनी चाहिए। आगे एक इमारत के बाहर कुछ औरतें खड़ी देखकर सोचता है, वैंगचुन टाउन के बाहर बहुत सारी औरतें खड़ी है, ये एक अच्छी मनोरंजन की जगह होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे औरतें फ्लाइंग किस देकर उसे अंदर आने के लिए कहती है तो वो समझ जाता है और कड़क शरीर के साथ मुंह छुपाता रोबोट की तरह वहां से पीछे मुड़कर चलने लगता है। वहां से निकलकर आगे एक दरवाजे पर जाकर रुकता है और कहता है, TNU नीलामी घर। और सिस्टम को कहता है,
सिस्टम, तुम कहते हो कि मैं एक बिग स्पेंडर हूँ, लेकिन सेट के लोग आसपास मौजूद ना हो मुझे बचाने के लिए, तब अगर कोई डेंजर आए तो मैं क्या करूँ? मुझे डर है कि मेरा तो अंत ही हो जाएगा। तो सिस्टम का मैसेज आता है, डिंग। सिस्टम देवी रक्षकों की फौज भी सप्लाई करती है। अगर होस्ट के जीवन पर खतरा हो, ऐसी परिस्थिति आने पर डिवाइन गार्डियन प्रकट होंगे होस्ट की मुश्किल को खुद से हल करने के लिए। ये फेंग पोस्ट दे रहे बॉडी बिल्डर के बारे में सोचकर आश्चर्य में खुले मुंह के साथ कहता है, वो। सिस्टम अपनी बात क्लियर करता है, कहता है, लेकिन वो सिर्फ होस्ट की जान को खतरा हो ऐसी तकलीफ को ही सॉल्व करेंगे। फिर भी ये फेंग कहता है, अच्छा है। ये फेंग TNU ऑक्शन हाउस में जाता है और कहता है, मैं जूनियर ब्रदर वू फेंग को पूछने तक राह नहीं देख सकता। ऑक्शन हाउस में चीज़ों की परख करने वाला कोई होना ही चाहिए जो अल्केमी जानता हो। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे देखकर रिसेप्शन पर खड़ा आदमी पूछता है, यंग मास्टर, क्या कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये फेंग दोनों हाथ उठाकर कहता है, मेरे पास कुछ पिल्स है बेचने के लिए, क्या उनको इस सम्माननीय ऑक्शन हाउस में नीलाम कर सकते हैं? तो वो आदमी आगे की ओर हाथ करके कहता है, यंग मास्टर, हमारे ऑक्शन हाउस में एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट है, सिर्फ पिल्स का मूल्यांकन करने के लिए। मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वहाँ शूश शूश के आवाज के साथ कमरे में धुआं फैला हुआ है। एक सुंदर रिंग लगाई टोबैको पाइप में से आ रही है, जो एक सफेद बालों वाले अंकल के हाथ में है, जिनका नाम काओ अंशिन है। ये फेंग आकर पील सामने पड़े टेबल पर फेंकता है और कहता है, वो ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है। वो आदमी बिना उस पील को हाथ में लिए बस देखकर मुंह फेर देता है और कहता है, ये तो बस एक सामान्य 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन पास होती है जिसे देखकर उसके मन में सवाल उठता है और कहता है, तुरंत ही एक्साइटमेंट में अपनी पाइप पीछे दूर फेंककर पील के बहुत नजदीक आके कहता है, 9 स्ट्राइप्ड, ये असल में एक 9 स्ट्राइप्ड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील है। ये फेंग अपनी चीन पर हाथ रखकर सोचते हुए सवाल करता है, हाँ, क्या ये पील बहुत ताकतवर है? ये फेंग उस आदमी को देखकर कंफ्यूजन में खड़ा रहता है और वो आदमी पूरा कांपता हुआ कहता है, बहुत पावरफुल क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है बारीकियों का। कोई भी छोटी सी गलती और पिल इनकम्प्लीट बनेगा। हालांकि ये 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल है, तो कल्टीवेटर इसे स्पिरिट फ्यूजन रेल्म, ची गैदरिंग रेल्म और स्पिरिचुअल सी रेल्म में ही ले सकते हैं। लेकिन 9 स्ट्राइप के साथ पिल की असर मैक्सिमम हो जाती है। मैंने ज्यादा से ज्यादा 1st ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पील, वो भी 8 स्ट्राइप की ही देखी है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये फेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए ये सब सुनकर उसका मुंह बिगड़ जाता है और पूछता है, 8 स्ट्राइप और 9 स्ट्राइप क्या है, उनका मतलब क्या है? तो वो खुशी खुशी समझाते हैं, यंग मास्टर, एक कंप्लीट पील 10 स्ट्राइप पील होती है। हर एक स्ट्राइप उस पील की 10वें भाग की ताकत होती है पूरे पील में से। 2 स्ट्राइप यानी 20% और ऐसे ही बाकी सब। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने 10 स्ट्राइप की पिल बनाई हो, सबसे कम 1st ग्रेड पिल में भी नहीं। ये सब सुनकर ये फेंग पूरा गुस्से में कांप रहा है और उसके ख्यालों में यही सब चल रहा है कि ये आदमी चुप नहीं होगा। ये आदमी सीरियसली। वो आगे कहता है, अगर 1 स्ट्राइप भी है तो भी उसकी ताकत सीधा कच्ची स्पिरिचुअल हर्ब खाने से कई गुना ज्यादा ही होगी। एक अल्केमिस्ट के लिए स्ट्राइप बना पाना एक इम्पोर्टेंट निशानी है। वो आदमी अपना ग्रैंड पोस्ट देता है, जो ये फेंग की नजरों में मधुमक्खी की तरह दिख रहा है। तो जैसे वो मक्खी भिन भिनाकर परेशान कर रही हो और वो उसे मारकर शांत करना चाहता हो, ऐसे हाथ टेबल पर मारता है और आग जैसे ऑरा के साथ गुस्से में पूछता है, तो फिर ये पिल कितने की बिकेगी? और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाय।